નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ आदर्श एजुकेशन सोसाइटी. आइए बाल मित्रों, अब हम शब्दार्थ देखेंगे. निर्माण यानी बनाना, गुंजित यानी भंवरों के गुंजार से युक्त, प्रायः अक्सर, उद्यान यानी बाग बगीचा, पुनः यानी फिर दोबारा, आह्वान यानी ललकार, चुनौती, पुकार, स्फूर्ति स्फूर्ति यानी उत्साह. अब है अभ्यास. तो अभ्यास के अंतर्गत पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए. युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो, उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो. अब हम इसका जवाब देखेंगे. आशय स्पष्ट. हे भारत माता के पुत्रों, तुमने इस देश को स्वतंत्र किया है, अर्थात गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया है, और इसके लिए तुमने बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, संघर्ष किया है, और अंत में तुमने विजय पाई है. हे भारत माता के सपूत, सचमुच तुमने देश के लिए, इस भारत माता के लिए बहुत कुछ किया है, और अब तुम्हें बहुत कुछ करना है. युग युग से जो हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे हैं, जिसके कारण हमारे अंदर मन में निराशा उत्पन्न हो गई है, ऐसी निराशा को, हताशा को दूर करना है और लोगों के मन में आशा बंधानी है. हमारी पराधीनता के दरमियान, अर्थात उसके बीच में जो हमारी बर्बादी हुई है, अर्थात हमारे विचार, हमारे उत्साह, वो सब नष्ट हो गए हैं. उन्हें हमें दूर करके हर एक क्षेत्र में, हर एक इलाके में हमें हमारे देश का फिर से नया निर्माण करना है, अर्थात हमें हमारे देश को फिर से बनाना है. प्रश्न 2. कवि ने देश के सपूतों को क्या संदेश दिया है? जवाब. कवि ने देश के सपूतों से कहा है कि गुलामी की रात बीत चुकी है, आज देश है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है. अब तुम उठो और इस देश के नए निर्माण करना शुरू कर दो, अर्थात देश के फिर से नया बनाने की शुरुआत कर दो, और जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना है. हर एक भारतवासी को, हर एक देशवासी को तुम सबसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है. उन्होंने तुम पर बड़ी बड़ी आशाएं रखी हुई है. तुम्हें उन देशवासियों को निराश नहीं करना है, बल्कि उनके अंदर तुम्हें नए प्राणों का संचार करना है, और हमारे देश की प्रगति हो, इसके लिए तुम्हें नए नए रास्ते ढूंढना है, और उस रास्तों पर चलकर, जिस रास्ते पर हमारे देश की प्रगति हो और हमारे देश का जो गुलामी के कारण पिछड़ गया है, उस पिछड़ेपन को दूर करना है. इस प्रकार कवि देश के सपूतों को संदेश दिया है कि वह देश को एक नए युग में ले आए. प्रश्न 3. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति कौन कौन सी है? उसकी सुरक्षा के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? जवाब. हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, जैसे रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदियां हैं, जंगल है, फिर रेलगाड़ियां हैं, बस है, फिर पुरातत्व संबंधी जो संपत्ति है वह हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है. अब हम अपनी राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हम, यदि कोई हमारी रेल रूपी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, या अधिकारियों तक इस बात को पहुंचाएंगे कि वह रेल संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है.
यदि हमारे राजमार्ग में किसी भी प्रकार की खराबी है तो हम सरकार तक उसके मरम्मत करने के लिए हम पत्र द्वारा सरकार को सूचित करेंगे। यदि कोई लोग पानी का बिगाड़ कर रहे हैं या पानी का अपव्यय कर रहे हैं तो हम उस पानी को अपव्यय करने से उन्हें रोकेंगे। फिर सरकार के द्वारा जो संरक्षित अर्थात सरकार की सुरक्षा में जो इमारतें हैं उन इमारतों को यदि कोई नुकसान पहुंचाता है तो हम तुरंत पुरातत्व विभाग के लोगों को सूचित करेंगे और उस इमारत को नुकसान होने से बचाएंगे। हमारे जो जंगल हैं, जो सरकार के द्वारा रक्षित जंगल हैं, उन जंगलों में यदि पशुओं को सुरक्षित रूप से घूमते हैं, यदि उन पशुओं का कोई शिकार करता है तो हम उन जंगल के अधिकारी हैं उन अधिकारियों को सावधान करेंगे कि यहाँ पर पशुओं का शिकार हो रहा है। इस तरह हम अपनी राष्ट्रीय संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अनेक प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अब हम स्वाध्याय देखेंगे। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है उसके अंतर्गत, कवि माहेश्वरी जी धरा के अमर सपूतों से क्या चाहते हैं? कवि चाहते हैं कि सदियों तक भारत है वह गुलाम रहा है, बड़ी मुश्किल से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो कवि चाहते हैं कि देश का जो युवक है इस स्वतंत्रता के बाद हमारे देश का फिर से दोबारा है वह नव निर्माण करना शुरू कर दे। वे लोगों के अंदर जीवन जीने की तमन्ना, उत्साह पैदा करे और उनके अंदर नए प्राणों का संचार कर दे। युग युग से गुलामी के कारण जिनके दिल के जो फूल हैं वो मुरझा गए हैं, ऐसे फूलों में अर्थात दिल रूपी फूलों में फिर से नई मुस्कान जागृत करें और अपनी शुभ वाणी से इस संसार रूपी बगीचे को फिर से गुंजित कर दें और वे अपने अनेक प्रकार के ज्ञान से इस देश का भविष्य है वह उज्जवल बनाएं। इस प्रकार कवि धरा के सपूतों से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि नई मुस्कान कहाँ देखना चाहते हैं? जवाब, भारत देश गुलामी के कारण लोगों के अंदर पूरी तरह से निराशा छा गई है, उनके दिल है वो मुरझा गए हैं। तो यहाँ पर दिलों को फूलों की संज्ञा दी है और कवि कहते हैं कि ऐसे दिल रूपी फूल जो पूरी तरह से मुरझा चुके हैं, ऐसे फूलों को स्वतंत्रता का जब प्रकाश मिला है तो वह खिलने लगे हैं। हमारे देश में जो अंधेरा था वह दूर हो गया है और विदेशों का जो शासन था हमारे ऊपर, जो उन लोग हम पर अत्याचार करते थे, हमारा तरह तरह से शोषण करते थे और हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते थे, जिसके कारण हम अपना स्वाभिमान खो बैठे हैं, ऐसे लोगों को अंदर दिल में उदासी छा गई है। तो कवि की यह इच्छा है कि ऐसे दिलों की उदासी को दूर करके उनके जीवन में नया प्राणों का संचार करना अर्थात नया उत्साह, उमंग पैदा करें। और कवि कहते हैं कि युग युग से इस प्रकार मुरझाए हुए मन के अंदर उन्हें नए फूल खिलाने हैं और नई मुस्कान देखना चाहते हैं उनके अंदर। प्रश्न 3, देश के नव निर्माण के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? जवाब, देश के नव निर्माण के लिए हम अनेक कार्य कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत
सबसे पहले तो हमें अपने देश का नव निर्माण करने का जो कार्य है उसमें सहयोग देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए और उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने फर्ज का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही हमें हमारे मोहल्ले, हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उसमें कुछ नयापन लाना चाहिए, अर्थात उस मोहल्ले के अंतर्गत यदि कोई साक्षर नहीं है, किसी को अक्षर ज्ञान नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को हमें शिक्षा का ज्ञान देना चाहिए, उसका प्रयत्न हम करना चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे परिवार जो गरीब हैं, जिसके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, ऐसे बच्चों को हमें किताबें देकर उन्हें पढ़ा सकते हैं। फिर हम अपने ही मोहल्ले में एक पुस्तकालय खोल सकते हैं ताकि बच्चे आकर ज्ञान प्राप्त कर सके, बड़े बुजुर्ग हैं वो अखबार पढ़ सके। फिर इसी तरह हम अपने मित्र मंडल के साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं और समय समय पर हम ऐसे शिविरों का, ऐसे टेंट लगा सकते हैं जहां पर आरोग्य संबंधी किसी भी प्रकार की परेशानी है तो लोगों की परेशानी को दूर किया जा सके। इस तरह हम अनेक प्रकार के कार्य करना चाहेंगे। प्रश्न 4, इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? जवाब, उठो धरा के अमर सपूतों जो कविता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसे मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। फिर यदि कोई अशिक्षित है तो उन्हें शिक्षा का ज्ञान दूँगा। मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि देश के लोगों के लिए भी कुछ कार्य करूँगा। फिर है, हर एक व्यक्ति को, देश के हर एक नागरिक को मैं अपना मानूंगा, अर्थात देशवासी हैं वह, उन्हें मैं अपना मान लूँगा। फिर मैं खूब ज़्यादा पढ़ाई करूँगा, मेहनत करूँगा मन लगाकर, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर सकूँ और फिर उसी ज्ञान का उपयोग मैं अपनी देश की सेवा के लिए करूँगा और अपनी योग्यता का लाभ मैं अपने ही देश को दूंगा। ऐसा मैं करूँगा, ऐसा मैं चाहता हूँ। फिर मैं ऐसे काम करूँगा जिसके कारण मेरे देश की शान बढ़े। फिर मैं अपनी देश की रक्षा करने की जब भी बारी आए तो मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगा। इस तरह इस कविता में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। प्रश्न 2, दिए गए काव्य को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, डटे रहो तुम अपने पथ पर कठिनाई तूफानों में, डिगो न अपने पथ से तुम तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे, अटल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने में मर जाने में, जितनी भी बाधाएं आई उन सब से ही लड़ा हिमालय, इसीलिए तो दुनिया भर में हुआ सभी से बड़ा हिमालय। बाल मित्रों, इस कविता को हमने पढ़ा। अब इसके ऊपर से जो प्रश्नों के उत्तर हैं उन प्रश्नों के उत्तर हमें पढ़ने हैं और उसके जवाब ढूंढने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि हिमालय हमें क्या संदेश देता है? तो जवाब, हिमालय हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने मार्ग पर डटे रहना चाहिए। जो हमने तय किया है उस मार्ग को कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम उस रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, यहाँ तक कि हम हर असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। इस तरह हिमालय हमें संदेश देता है। अब दूसरा प्रश्न, मुसीबत आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो जवाब, मुसीबत आने पर हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि उससे घबराना भी नहीं चाहिए।
बल्कि हमें अपने प्राण और अपने पथ को अर्थात हमें अपने जीवन को और अपने रास्ते को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 3, कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा क्यों कहा है? कवि ने हिमालय को सबसे बड़ा इसलिए कहा है क्योंकि हिमालय ने सभी मुश्किलों का सामना डटकर किया है। वह हर मुसीबत में लड़ा है, वह कभी भी अपने रास्ते से डिगा नहीं है, अर्थात वो अपने रास्ते पर अविचल होकर खड़ा है। इसीलिए कवि हिमालय को सबसे बड़ा कहते हैं। प्रश्न 4, इस काव्य का भावार्थ लिखिए। जवाब, जीवन में अनेक मुश्किलें, बाधाएं और कठिनाइयाँ आती ही हैं, परंतु हमें निडरतापूर्वक उनका सामना करना चाहिए। जो भी मुश्किलें आए उससे हमें घबराना नहीं चाहिए और अपनी प्रतिज्ञा और अपने रास्ते पर अटल रहना चाहिए। ये जो भी ऐसा करते हैं वह व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव करके दिखा देते हैं। इस कविता का भावार्थ है। प्रश्न 5, इस काव्य का योग्य शीर्षक दीजिए। जवाब, इस काव्य का योग्य शीर्षक है हिमालय का संदेश। 3, चित्र के आधार पर कविता लिखिए जिसमें निम्नलिखित शब्दों का उपयोग हुआ हो: फूल, तितली, बादल, वृक्ष और बारिश। बाल मित्रों, आप यह चित्र देख रहे हैं। इस चित्र के ऊपर से हमें एक कविता का निर्माण करना है और कविता का निर्माण करते समय हमें इन शब्दों का उपयोग करना है, इन शब्दों को इन कविता में लेना है। तो जैसे हम बोलेंगे, धीरे धीरे बादल बरसे, बगिया में है फूल खिले, फिर तितली के पंख खुले हैं, वृक्षों ने पाया नवजीवन, बारिश ने अपना रंग जमाया, कोई न अब पानी को तरसे, धीरे धीरे बारिश बरसे। बाल मित्रों, आप अपने हिसाब से भी कविता का निर्माण कर सकते हैं इन शब्दों का उपयोग करके। अब हम प्रश्न 4 देखेंगे। अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर एक अधूरी कविता है, इस कविता को हमें पूरी करनी है। कविता कौन सी है? तो कविता है, माँ खादी की चद्दर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, सैर सवेरे कर आऊंगा, मुझे रुई की पूरी दे दे, चरखा खूब चलाऊं, माँ खादी की चद्दर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, सब मित्रों के बीच बैठकर रघुपति राघव गाऊं, माँ खादी की चद्दर दे दे, मैं गांधी बन जाऊं। अब हम देखते हैं इसके बाद का निम्नलिखित विधान पढ़िए और समझिए। बाल मित्रों, यह वाक्य लिखे हैं, इन्हें पहले हमें पढ़ना है और समझना है। अब वाक्य में क्या लिखा है? पहले वाक्य में, जयेश ने कीर्ति को साड़ी दी, तो साड़ी है तो साड़ी को रेखांकित किया है। अब हम दूसरा वाक्य उसी के सामने वाला पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? जयेश ने कीर्ति को साड़ियाँ दी। अब दूसरा वाक्य है, बगीचे में एक लड़का है। अब उसके बाद का वाक्य देखेंगे, बगीचे में कई लड़के हैं। हमने इसे देखा और समझा। उपर्युक्त वाक्यों को पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में साड़ी से साड़ियाँ और दूसरे वाक्य में लड़का से लड़के हो गया, यानी कि एक वचन का बहुवचन हुआ। अब आप इसी तरह
निम्नलिखित एक वचन वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कीजिए, अर्थात हमें बदलना है। तो बाल मित्रों, हमने जो पहला पाठ है उसके अंदर हमने वचन और वचन परिवर्तन कैसे किए जाते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अब हम जो वाक्य दिए गए हैं उसका वचन परिवर्तन करेंगे। तो पहला है क्या है, मुझे लुटेरे का डर था। तो अब इसका वाक्य में हम इसको बहुवचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे की जगह क्या हो जाएगा, हमें, और लुटेरे की जगह क्या होगा, लुटेरों का डर था। तो वचन परिवर्तन में क्या हो गया, तो मुझे की जगह हमें, लुटेरे की जगह लुटेरों का डर था। तो वाक्य क्या बना, हमें लुटेरों का डर था। वाक्य दूसरा देखते हैं, पक्षी ने उड़ान भरी। तो अब हम इसका बहुवचन क्या करेंगे, पक्षियों ने उड़ाने भरी। तो पक्षी का क्या हो जाएगा, पक्षियों, और उड़ान का उड़ाने। तो वाक्य क्या हो जाएगा, पक्षियों ने उड़ाने भरी। अब तीसरे नंबर का वाक्य देखेंगे हम, उसने मुझे मिठाई दी। तो अब क्या वाक्य में परिवर्तन करेंगे हम, इसका वचन परिवर्तन कैसे करेंगे, उसने की जगह होगा उन्होंने, मुझे की जगह होगा हमें, और मिठाई की जगह होगा मिठाइयाँ। तो अब क्या बन जाएगा, उन्होंने हमें मिठाइयाँ दी। तो बाल मित्रों, आपने देखा ना कि एक वचन से बहुवचन में हमने किस तरह से इन्हें बदला। बाल मित्रों, अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य पढ़िए, वाक्य में गाढ़े काले शब्द को समझिए। हमें दोनों वाक्यों को पढ़ना है और जो ये डार्क, गाढ़े मतलब डार्क शब्द दिए हैं उन्हें समझना है। अब हम यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे और उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा के रूप में देखेंगे। तो जो पहला है वाक्य है, बच्चे प्रार्थना करते हैं, यह भाववाचक के रूप में है संज्ञा का प्रयोग। अब हम उसी का जातिवाचक में देखेंगे। तो क्या करेंगे, बच्चों की प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाती। अब दूसरा वाक्य है, नदी की चौड़ाई अधिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, भारत में नदियों की चौड़ाइयाँ अधिक हैं। उपर्युक्त वाक्य पढ़ने से पता चलता है कि पहले वाक्य में गाढ़ा शब्द प्रार्थना था, जो भाववाचक रूप में था, उनके साथ दिए गए वाक्य में प्रार्थना को प्रत्यय लगाने से प्रार्थनाएं संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा बन गई। तो बाल मित्रों, हम उपसर्ग और प्रत्यय भी पहले पाठ में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से शब्द के पीछे जो शब्द लगाए जाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं, और जिसके कारण हमें एक नया शब्द मिलता है। तो हमें भाववाचक संज्ञा है, उसके पीछे हमने ए जोड़ने से और या जोड़ने से किस तरह से जातिवाचक संज्ञा बन गई, इसे हमने देखा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।